हेलो स्टूडेंट्स, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं विभाजक बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना। देखिए, हमें कोई दो बिंदु दिए जाते हैं। मान लीजिए ये एक बिंदु है ए और यहां से कुछ दूरी पर स्थित है एक बिंदु बी। इन दोनों बिंदुओं के बीच में कोई बिंदु स्थित हो, जैसे कि मान लीजिए यहां कोई बिंदु हो सकता है, ये हुआ पी। अब इस बिंदु पी की स्थिति यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। यानी इस रेखाखंड के बीच में कहीं भी ये बिंदु स्थित हो सकता है। और कहीं भी अगर ये बिंदु स्थित है तो ये बिंदु इस रेखाखंड AB को दो भागों में विभाजित करेगा। वो दोनों भाग अलग अलग भी हो सकते हैं और समान भी हो सकते हैं, कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो इस बिंदु P के द्वारा ये रेखाखंड AB दो भागों में विभाजित हो जाता है। एक भाग तो हो गया आपका AP और दूसरा भाग हो गया आपका PB, जो कि यहां से यहां तक होगा। तो यानी कि इस बिंदु P ने रेखाखंड AB को दो भागों में विभाजित कर दिया। तो यह बिंदु P कहलाएगा इस रेखाखंड का विभाजक बिंदु। वह बिंदु जो रेखाखंड को दो भागों में विभाजित कर देता है वह बिंदु विभाजक बिंदु कहलाता है। तो यह बिंदु P है हमारा विभाजक बिंदु। और आज के वीडियो में हम इस बिंदु P के निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे ये सीखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि विभाजक बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात किए जाते हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं कि आपके यहां जो ये विभाजन है वो दो प्रकार से होता है। एक तो आंतरिक विभाजन और एक बाह्य विभाजन। अब ये आंतरिक विभाजन कैसे और बाह्य विभाजन कैसे, मैं इसको भी आपको स्पष्ट कर देता हूं। अगर आपका विभाजक बिंदु इस रेखाखंड AB के बीच में कहीं स्थित है, यहां 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 या यहां कहीं भी हो सकता है, तो यह विभाजन कहलाएगा आपका आंतरिक विभाजन। हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि विभाजक बिंदु रेखाखंड के अंदर, रेखाखंड AB के अंदर कहीं रहकर उस रेखाखंड को विभाजित करता है, तो वो विभाजन कहलाता है आंतरिक विभाजन। अब हम बात करते हैं बाह्य विभाजन क्या होगा। देखिए, आपका कोई रेखाखंड है जिसमें A बिंदु आपका यहां स्थित है और B बिंदु यहां स्थित है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये आपका AB रेखाखंड है। इस AB रेखाखंड को ये जो बिंदु बाहर स्थित है P, वो विभाजित करता है। वो किस प्रकार से विभाजित करता है, देखिए, एक तो दूरी कहलाती है हमारी AP, ठीक है, ये दूरी तो हो गई AP, और एक यहां से यहां की दूरी कहलाएगी BP। तो ये रेखाखंड का जिस प्रकार से आपने यहां देखा कि P इस रेखाखंड AB को दो भागों में बांट रहा है, AP और PB में, तो उसी प्रकार से यहां भी आप देखिए कि AB रेखाखंड को ये बिंदु P AP और BP में दो भागों में बांट रहा है। तो यानी कि ये बिंदु P इस रेखाखंड AB के बाहर, रेखाखंड AB कहां से कहां तक है, यहां तक, इस रेखाखंड के बाहर रहकर इस रेखाखंड का विभाजन कर रहा है। तो इस बिंदु P को हम कहेंगे बाह्य विभाजन। सिर्फ इतना सा समझ लीजिए कि अगर विभाजक बिंदु रेखाखंड यानी AB के मध्य में स्थित है, बीच में स्थित है, तो वो विभाजन आंतरिक विभाजन कहलाता है। और बिंदु P यानी कि विभाजक बिंदु रेखाखंड के बाहर स्थित है, तो वो विभाजन कहलाता है बाह्य विभाजन। हम इन दोनों ही विभाजक बिंदुओं के निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं, इनके सूत्र की स्थापना कैसे करते हैं, चलिए सीखते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। लीजिए, हमने एक रेखाखंड AB ले लिया है और इस रेखाखंड AB में बिंदु A के निर्देशांक x1 और y1 मान लिए, जो कि x1 और y1 का मान कुछ भी हो सकता है। और यहां बिंदु B के निर्देशांक x2 y2 मान लिए। और यह बिंदु P विभाजक बिंदु है जिसके निर्देशांक हमने xy माने हैं और हमें xy का मान ज्ञात करना है। तो यहां आप ये देख रहे हैं कि ये जो बिंदु A और B के निर्देशांक हैं वो आपके x अक्ष और y अक्ष पर स्थित होते हैं। x निर्देशांक x अक्ष पर होता है और y निर्देशांक y अक्ष पर होता है। तो हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले इस A बिंदु से और P बिंदु से और B बिंदु से हम क्या करते हैं, लंब खींच लेते हैं x अक्ष पर। हमने यहां बिंदु A से x अक्ष पर AL लंब खींचा है, बिंदु P से PM और बिंदु B से BN लंब x अक्ष पर खींचा है। साथ ही हमने एक काम और किया है कि ये जो AQ है वो PM पर लंब खींचा है और ये जो PR है वो BN पर भी लंब खींच दिया है। अब ये सब क्यों खींचे हैं आपको पता लग जाएगा अभी। देखिए, ये लंब हमने इसलिए खींच दिया क्योंकि हमें इस दूरी का पता लग जाए कि ये दूरी कितनी दूरी है। आप यहां देख रहे हैं कि बिंदु A के जो निर्देशांक हैं उसमें जो x कोऑर्डिनेट है वो x अक्ष की दूरी बताता है। अर्थात
अगर ये देखा जाए कि ये जो मूल बिंदु है वो O है, तो O से L की जो दूरी है वो कितनी है, x1, यानी ये दूरी हमारी x1 है जो यहां से लेकर यहां तक की है। और बिंदु P का ये जो बिंदु x है वो ये बता रहा है कि ये जो m तक की दूरी है, कहां से, O से लेकर m तक की जो दूरी है वो कितनी है, x। ठीक है। और इसी प्रकार से अगर हम देखना चाहें तो B से हमने जो लंब खींचा है BN, तो इस बिंदु B की x अक्ष पर ये जो दूरी है वो कितनी है, x2। निर्देशांक से पता लगता है ना हमें, तो ये सारी बातें हमें निर्देशांक से पता लगती है। तो ये दूरी हो गई आपकी x2। ये सारी बातें हमने सीखी है 9th क्लास में कि किस तरह से एक बिंदु के निर्देशांक हमें x अक्ष पर दूरियां देते हैं। अगर आप इस चीज को और अच्छे से सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो वीडियो हमने बना रखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा हमने क्लास 10th के ही दूरी सूत्र को लेकर दूरी सूत्र की स्थापना भी की है, और उस दूरी सूत्र से लेकर किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं ये सारी चर्चाएं भी हमने की है। तो वो वीडियोस आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो प्रश्नावली 7.1 के कंप्लीट सवालों का सॉल्यूशन भी आप वहां से देख सकते हैं। चलिए हम चलते हैं यहां। तो हमने ये दूरियां निकाल ली x1, x और x2, और इसी प्रकार से अगर हम यहां देखना चाहें कि AL की माप कितनी है, AL की दूरी कितनी है, तो ये है y1, क्योंकि निर्देशांक हमें ये बताते हैं कि ये जो y अक्ष के समांतर जो दूरी है वो कितनी है, y1 है, यहां से यहां तक की दूरी। और ये जो P से लेकर M तक की दूरी वो कितनी है, y है। और इसी प्रकार से B से लेकर N तक की जो दूरी कितनी है, वो y2 है, यहां से यहां तक की जो टोटल दूरी है वो कितनी है, y2 है। तो इन सब का यूज हम अभी करने वाले हैं। अभी मैंने आपको केवल समझाया है। अब जरा ये देखिए, हम बात करते हैं इस विभाजक बिंदु को लेकर। तो ये जो विभाजक बिंदु P है वो इस रेखाखंड AB को ये मान लेते हैं कि M1 और M2 अनुपात में विभाजित करता है। ये लीजिए, ये अनुपात AP जो है वो M1 है और PB जो है वो M2 है, और ये बिंदु P रेखाखंड को M1 और M2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम यहां लिख सकते हैं कि PA बटा PB, ये जो दूरी है वो कितनी है, M1 बटा M2 है। ठीक है, ये चीज लिख सकते हैं। आप इसको इक्वेशन 1 कह दीजिए। ठीक है, ये हमने 1 यहां से कह दिया। अब आप दूसरी चीज जरा देखिए, यहां पर हमने ये लंब खींचे हैं, आपका जो AQ है वो PM पर लंब है, क्लियर है, और आपका जो ये PR है वो BN पर लंब है। और लंब होने की वजह से ये जो एंगल बन रहा है आपका, ये जो कोण बन रहा है AQP वो 90 डिग्री है और PRB भी 90 डिग्री है। क्लियर। हम एक चीज और देख रहे हैं कि एक रेखाखंड पर दो लंब खींचे गए हैं, PM भी लंब है और BN भी लंब है। तो ये दोनों लंब परस्पर समांतर होंगे, क्योंकि दोनों लंब क्या है, 90 डिग्री पर है। तो एक ही रेखा पर ये दोनों लंब है, ये आपस में समांतर होते हैं। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और अगर ये समांतर हैं तो आप ये भी जानते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होगा। ये क्यों होगा बराबर, क्योंकि जब ये दो रेखाएं समांतर रेखाएं हैं और ये जो AB है वो तिर्यक रेखा इनको प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल संगत कोण हैं। तो संगत कोण होने की वजह से ये दोनों बराबर होंगे, और इस वजह से हम यहां देख रहे हैं कि इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में दो दो कोण बराबर है। ये कोण इस कोण के बराबर है और ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। तो ये प्रूव होता है कि ये त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों समरूप त्रिभुज हैं, क्योंकि AA समरूपता नियम से त्रिभुज AQP और त्रिभुज PRB समरूप है। इस कंसेप्ट को हम यहां यूज करने वाले हैं। समरूपता को लेकर भी हम एक वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे देखकर समरूपता को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए यहां हम देखते हैं, हमने देखा कि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है, तो इस कंसेप्ट को हम यहां यूज करेंगे और हमारे विभाजक बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। देखिए कैसे, तो चलिए सबसे पहले हम यही लिखते हैं कि AA समरूपता नियम से त्रिभुज AQP तथा त्रिभुज PRB समरूप है। लिख देता हूं, त्रिभुज AQP समरूप है त्रिभुज PRB के। अब ये समरूप है तो क्या होता है वो भी आप समरूपता में अच्छे से समझ सकते हैं। क्या होता है कि दो त्रिभुज अगर समरूप होते हैं तो दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। संगत भुजाएं AQ और PR संगत है,
PQ और BR संगत है और AP और PB भी संगत है, तो इन संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। तो क्योंकि त्रिभुज AQP तथा त्रिभुज PRB समरूप है, इसलिए हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये जो है आपका PB और PA यानी कि PA बटा PB कह सकता हूं। तो ये लीजिए मैंने कह दिया PA बटा PB, ठीक, ये बराबर होगा किसके, AQ बटा PR के, AQ बटा PR के, और ये बराबर किसके होगा, PQ बटा BR के। ये लीजिए हमने सभी को लिख दिया, ठीक, ये आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये हो गया संगत भुजाओं का अनुपात और ये होता है बराबर, क्यों, क्योंकि त्रिभुज AQP और त्रिभुज PRB समरूप हैं, इसलिए हमने पहले से समरूप देख लिया और उसके बाद हमने इन अनुपातों को बराबर देख लिया। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई 2। अब हम ये देखते हैं कि इन PA PB का मान तो आपको M1 और M2 यहां से मिल रहा है, लेकिन AQ PR PQ और BR का मान क्या होगा, जरा वो भी निकाल लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं कि AQ का मान यहां क्या होगा। तो AQ क्या है, ये रहा, यहां से यहां तक की दूरी AQ है जो किसके बराबर है, LM के, यानी AQ बराबर है LM के। तो इस LM का मान क्या होगा, अब आप देख रहे हैं कि OL का मान है x1, OM का मान है x, तो LM का मान क्या होगा कि यदि इस OM में से यानी कि इस x में से अगर मैं इस OL यानी कि x1 को माइनस कर दूं तो मुझे किसका मान मिलेगा, LM का। वो क्या मिल रहा है मुझे, अगर आप चाहें तो मैं ऐसे लिख दूं आपको कि OM में से माइनस कर दूं OL, तो मुझे क्या मिल रहा है, x माइनस x1, ये मान हो गया आपका LM का, ठीक है। इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं PR का मान। तो जरा सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए और PR का मान भी आप निकालिए। तो ये रहा आपका PR और PR बराबर है MN के, तो मैं यहां लिख सकता हूं कि PR बराबर है MN के। अब MN का मान कैसे निकलेगा कि इस ON जो कितना है x2 में से अगर मैं OM को माइनस कर दूंगा तो MN आएगा कि नहीं आएगा, इस पूरे में से मैं इस दूरी को माइनस कर दूं तो ये दूरी आएगी ना, ठीक, इसीलिए हमने यहां क्या किया कि ON में से माइनस किया किसको, OM को। तो ये लीजिए, आप समझने के लिए जितना लिखना चाहें उतना लिख सकते हैं, आपको समझ में आएगा, और शॉर्ट में लिखना चाहें तो इस चीज को हटाकर आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, यानी यहां हम इसके बिना भी लिख सकते हैं कि ON तो हमारा है x2 और OM है हमारा, माइनस करना है हमें x को। तो ये लीजिए, ये आपका PR भी मिल गया। अब इसी प्रकार से हम PQ और BR भी निकाल लेते हैं। ये लीजिए हम PQ निकालते हैं, PQ क्या है ये, और ये देख रहे हैं कि PQ और BR कहां मिलेगा, y अक्ष पर। तो ये PQ कैसे निकलेगा, ये PQ निकलेगा इस PM में से अगर मैं इस QM को माइनस कर दूं तो PQ बचेगा ना, PM यहां से यहां तक की पूरी दूरी में से अगर इस QM इस दूरी को हटा दूं तो ये दूरी बचेगी, यानी PQ का मान होगा। तो PQ बराबर हो गया PM माइनस QM के। तो ये लीजिए मैंने लिखा PM माइनस QM, और आप यहां देख रहे हैं कि ये जो आपका QM है वो किसके बराबर है, AL के बराबर है। QM और AL बराबर है क्योंकि समांतर रेखाएं हैं इसलिए बराबर होगी। तो ये QM बराबर होगा AL के, तो मैं लिख सकता हूं PM तो एज इट इज आ जाएगा और PM माइनस QM की जगह मैं लिख सकता हूं AL। तो ये लीजिए मैंने लिख दिया AL और इसे सॉल्व करके लिख दीजिए। तो PM का मान तो कितना है, PM, ये दूरी कितनी है देख रहे हैं, y है यहां से, तो ये तो हो गया y माइनस, और QM यानी कि AL कितना है, y1। तो इसी प्रकार से अब आप BR भी निकाल दीजिए। तो ये BR क्या होगा, BR जो आपका है वो होगा BN माइनस RN, ठीक, इसी प्रकार से BN माइनस RN, और RN जो आपका बराबर है वो होगा PM के बराबर। तो ये लीजिए BN में से अगर मैं चाहे RN को घटाऊं चाहे फिर PM को घटाऊं, बात बराबर है। तो BN का मान तो मेरे पास कितना है, y2, निर्देशांक से मिल रहा है ना, BN ये दूरी कितनी है, y2, और RN बराबर है PM के, और PM की वैल्यू कितनी है, ये देख रहे हैं PM की वैल्यू y, क्योंकि हमने यहां भी लिखी थी, तो ये माइनस y। अब आप देख रहे हैं कि आपको इन सभी के मान मिल चुके हैं, और इन मानों को हम कहां रख देंगे, इस समीकरण 2 में। तो इस इक्वेशन 2 में हम ये सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। मैं यहां लिख देता हूं, आप चाहे लिखें समीकरण 2 में मान रखने पर, या फिर कह दें समीकरण 2 से क्या होगा कि PA बटा PB तो है आपका M1 बटा M2, और ये बराबर होगा किसके, AQ, और AQ की वैल्यू कितनी है, x माइनस x1 बटा
ए क्यू के बाद है पी आर, और पी आर है एक्स टू माइनस एक्स। जो मान हमने प्राप्त किए हैं वो लिख रहे हैं, बराबर की जगह बराबर है पी क्यू की वैल्यू, ये रही पी क्यू की वैल्यू वाई माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई वन, और बटे में कितना है बी आर, और ये रहा बी आर वाई टू माइनस वाई। ये लीजिए हमने वैल्यू पुट कर दी, और इस इक्वेशन को हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब ये इक्वेशन 3 आपको देगी आपके इस बिंदु P के निर्देशांक। कैसे देगी जरा देखिए आप। हम क्या करते हैं कि पहले इन दो को ले लेते हैं केवल, ठीक है, कि m1 बटा m2 बराबर है x2 माइनस x1 बटा x2 माइनस x के। तो हम यही कहेंगे कि m1 बटा m2 बराबर x माइनस x1 बटा x2 माइनस x लेने पर, और ये लेने पर क्या आ रहा है जरा देखिए। इस x2 माइनस x को हम m1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस m2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जानते हैं ना आप वज्र गुणन से, तो वज्र गुणन से ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लीजिए कर देते हैं, ये जाके m1 से मल्टीप्लाई होगा तो मैं क्या मिलेगा, x2 को m1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा m1 x2, और इस x को जाके मैं m1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का m1 x, तो माइनस m1 x इक्वल टू की जगह इक्वल टू है, ये m2 जाके इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो m2 x से मल्टीप्लाई होगा तो मुझे मिलेगा m2 x, और ये m2 इस x1 से मल्टीप्लाई होगा तो मुझे मिलेगा माइनस m2 x1, तो माइनस m2 x1। और अब इसे हम सॉल्व करते हैं, देखिए क्या मिलता है कि यदि ये है तो फिर क्या होगा, हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। क्यों? क्योंकि हम बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करना चाहते हैं, तो हमें x की और y की वैल्यू निकालनी है। यहां कहीं y है नहीं, तो इस कंडीशन से हमें मिलती है केवल x की वैल्यू। तो x की वैल्यू निकालने के लिए मुझे x को एक तरफ लाना होगा, m1x इधर है तो m2x को भी इधर ले आऊं। आप चाहें तो इसे इधर भेज सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। m2x को ले आऊं इधर और m1x को ले जाऊं इधर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर से इधर लाइए चाहे इधर से इधर ले जाइए। देखिए क्या करते हैं, ये रहा m1x2, और इस m2x1 को इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा प्लस का m2x1, और ये m2x है, और इस m1x को मैं इधर ले जा रहा हूं तो वो भी हो जाएगा प्लस का m1x। अब इसमें से मैं x कॉमन ले लेता हूं, और इसमें से तो कॉमन ले नहीं सकता क्योंकि x1 x2 है, m1 m2 है, कुछ कॉमन नहीं आएगा। तो यहां से मैंने कॉमन लिया तो मुझे मिल रहा है m1 प्लस m2, और कॉमन मिल गया x। ठीक है, और ये एज इट इज यहां रहेगा m1x2 प्लस m2x1। अब इसके बाद क्या हो रहा है वो जरा मैं यहां लिख देता हूं, ताकि यहां मेरे पास जगह नहीं है तो आपको दिख सके। ये m1 प्लस m2 को मैं यहां भेज दूं तो क्या होगा, ये होगा m1x2 प्लस m2x1 बटे में क्या आ जाएगा m1 प्लस m2 और बराबर में क्या बच रहा है x। आप यहां देख रहे हैं कि हमें x की वैल्यू मिल गई है, चाहे आप इसे ऐसे रहने दें या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। m1x2 प्लस m2x1 स्पष्ट लिख दूं मैं, और बटे में m1 प्लस m2। ये आपकी हो गई x की वैल्यू। ठीक है, ये आपने x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब आपने ये कंडीशन ली थी, तो अब इस m1 m2 के साथ हम y1 को लेते हैं, यानी इस y वाली कंडीशन को लेते हैं। y1 को क्या, इस y वाली कंडीशन को लेकर हम y के निर्देशांक भी ज्ञात करेंगे। लेकिन मेरे पास जगह नहीं है तो मुझे कुछ इरेज करना पड़ेगा। तो जरा एक बार आप इसे नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं इसे इरेज करके आगे बढ़ता हूं। लीजिए, हमने ये लिया तो हमें x की वैल्यू मिल गई, और अब हम ये और ये लेते हैं तो इसको भी हम लिख देते हैं। क्या लिखेंगे हम कि m1 बटा m2 बराबर हमने लिया है y माइनस y1 बटे y2 माइनस y। तो ये लेने पर क्या मिलता है वो भी जरा आप देख लीजिए। तो लेने पर नेक्स्ट काम हमारा क्या होगा कि इसको हम इधर भेजेंगे और इसको इधर भेजेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। ये काम मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, जरा देख लीजिए आप। ये इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा m1 से, तो m1 y2 से मल्टीप्लाई होगा तो मुझे क्या मिलने वाला है m1 y2। फिर ये माइनस y जाके m1 से मल्टीप्लाई होगा तो m1 y इक्वल टू की जगह इक्वल टू m2 जाके y से मल्टीप्लाई होगा तो मुझे मिल रहा है m2 y, और ये m2 जाके इस y1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस m2 y1। ठीक है, ये मुझे मिला। अब हम जरा इसको सॉल्व करते हैं।
हम यहां भी y का मान ज्ञात करना चाहते हैं, तो इस y को इधर भेज देता हूं और इस m2y1 को इधर भेज देता हूं। ठीक है, ये लीजिए, ये आपका m1y2 है, ये इधर आएगा तो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा m2y1, और इक्वल टू में मुझे मिल रहा है m2y, और इसको इधर भेजूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस m1y। लेकिन माइनस से इधर बराबर किधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। अब मैं क्या करता हूं, उसी प्रकार से जो काम हमने यहां किया वही क्या करना है, y को कॉमन ले लेते हैं, तो ये m1 रहेगा अंदर और ये m2 रहेगा। आप यहां देख रहे हैं कि ये m2 प्लस m1 लिखो चाहे m1 प्लस m2 लिखो, इतना तो जानते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने पहले m1 को लिख दिया और बाद में m2 को लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये रहेगा एज इट इज आपका m1y2 प्लस m2y1। अब y का मान निकालना है तो इसको इधर भेजना पड़ेगा, तो मुझे क्या मिलने वाला है यहां पर मुझे मिलेगा y बराबर, मैं डायरेक्ट ये वाले स्टेप की जगह ये वाला स्टेप लिख रहा हूं कि m1y2 प्लस m2y1 बटे में ये m1 प्लस m2 चला जाएगा। यानी ठीक इसी प्रकार से आपको ये y का मान मिल गया। तो अब आप इस बिंदु P के निर्देशांक क्या लिखेंगे, बिंदु P के निर्देशांक हम लिखेंगे x की जगह तो मैं x की वैल्यू लिख दूं m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2, और अब मैं y वाला मान लिखूंगा तो केवल x2 और x1 की जगह देख लीजिए y2 और y1 हो रहा है, बाकी एज इट इज है। तो m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। तो इस सूत्र को याद करना भी बहुत आसान है। आपने देखा विभाजक बिंदु के निर्देशांक का सूत्र आपने खुद ने बना लिया और कितनी आसानी से बन गया। तो जब जरूरत होगी तब हमें कुआं खोदने की आवश्यकता नहीं है, पानी पिएंगे सीधा, क्योंकि कुआं तो हमने खोद लिया। और कुआं किस प्रकार से खोदा है, जिसको पता है वो कभी भी कुआं खोद के पानी पी सकता है। तो देखिए यहां पर m1 m2 और m1 प्लस m2, m1 m2 और m1 प्लस m2, साथ में x2 और x1 है, y2 और y1 है। बहुत सिंपल है, अगर ट्रिक से इसको याद रखना चाहेंगे तो बहुत आसान है कि m1 के साथ 1 आ गया तो यहां x का 2 आएगा, और m2 के साथ 2 आ गया तो फिर x के साथ 1 आएगा। तो m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2 और m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2, ये आपका इस विभाजक बिंदु P के निर्देशांक हैं। तो इस सूत्र का यूज करके हम विभाजक बिंदु के निर्देशांक डायरेक्ट ज्ञात करेंगे, हर बार कुआं खोदने की आवश्यकता नहीं होगी। अब जरा मैं यहां आपको एक चीज और बता दूं कि यदि ये बिंदु P बाह्य बिंदु होता तो इसके निर्देशांक क्या होते। उसके लिए मुझे इसको इरेज करना है, लेकिन मैं इरेज नहीं कर रहा हूं, आपको सीधा समझाता हूं। देखिए ये बिंदु A है और यहां हम ले लेते हैं बिंदु B। ठीक है, ये बिंदु B ले लिया तो इसके निर्देशांक हो गए x2 y2, और ये हो गया हमारा बिंदु P। तो इस बिंदु P के निर्देशांक हो जाएंगे x और y, क्योंकि विभाजक बिंदु के निर्देशांक हमने x y माने हैं। तो ये हो जाएगा आपका y और ये हो जाएगा आपका y2, बाकी ये तो एज इट इज रहेगा। अनुपात आपका m1 और m2 ये नहीं होगा, अनुपात आपका क्या होगा कि एक तो होगा ये AP, तो ये तो हो गया आपका m1, और एक हो गया BP, ये हो गया आपका m2। तो ये m1 और m2 आपके दो अनुपात होंगे जिनके द्वारा ये बिंदु P इन अनुपातों में इस रेखाखंड AB को विभाजित करता है। तो देखिए इसके निर्देशांक भी आपको ठीक इसी प्रकार से निकालने हैं, क्योंकि यहां भी वही हम लंब खींचेंगे और वही लंब खींचेंगे तो वही दो त्रिभुज आपको मिलने वाले हैं, और दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, ये बात आप जानते हैं। और जब समरूप होंगे तो उसी प्रकार से कंडीशन लगेगी, बस इनके मान अलग अलग हो जाएंगे। तो इस प्रकार से बस इतना सा ही फर्क है यहां पर, और वही मेथड हम यूज करेंगे जो हमने अभी यूज किया। उसी मेथड को यूज करके जब हम इस विभाजक बिंदु P के निर्देशांक निकालेंगे तो वो क्या मिलने वाले हैं आपको, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आपको पूरा प्रोसेस नहीं बता रहा हूं, आप स्वयं लिख दीजिएगा, आप स्वयं सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि सेम प्रोसेस है, आपने अभी सीखा है। तो देखिए बाह्य विभाजक बिंदु के निर्देशांक जो होंगे वो होंगे आपके m1x2 माइनस m2x1। आप देख रहे हैं ये बिंदु बाहर चला गया तो ये माइनस करने पर हमें मान देगा, इसलिए यहां माइनस आएगा। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, सूत्र इजीली याद हो जाएगा कि आंतरिक विभाजन के सूत्र में प्लस है और बाह्य विभाजन के सूत्र में क्या होगा, माइनस, सिर्फ इतना सा। तो हमें बाह्य विभाजन का जो सूत्र मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि m1x2 माइनस m2x1 बटा m1 माइनस m2, और y निर्देशांक क्या होगा, m1y2 माइनस m2y1 बटा m1 माइनस m2। तो ये हैं हमारे
बाह्य विभाजक बिंदु के निर्देशांक। बाह्य विभाजक बिंदु के निर्देशांक ये हो गए और आंतरिक विभाजन बिंदु के निर्देशांक ये हो गए। अब इसमें एक कंडीशन और आती है, क्या होती है कि ये रेखाखंड आपका ए बी है और ये बिंदु P इसको विभाजित कर रहा है, तो ये बिंदु P मध्य बिंदु हो सकता है। कब? अगर बिंदु P मध्य बिंदु है तो ये अनुपात और ये वाला अनुपात बराबर होगा। बराबर होने का मतलब हो गया कि ये अनुपात 1:1 होगा, यानी M1 अनुपात M2 की जो वैल्यू होगी वो 1:1 होगी। और जब ये M1 अनुपात M2 1:1 होगा तो फिर क्या होगा कि M1 और M2 की वैल्यू 1:1 हो गई। हम यहां पुट कर देते हैं। अगर मैं इस M1 की जगह 1 लिखूंगा तो 1 × x2 प्लस 1 × x1 और बटे में M1 प्लस M2 जो कितना है 1 + 1। और y निर्देशांक क्या होगा? M1 की जगह 1 रखना है तो 1 × y2 प्लस 1 × y1 बटे 1 + 1। और ये निर्देशांक क्या हो गए? जब 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो x2 और x1, तो x2 + x1 को मैं लिख सकता हूं x1 + x2 बटे 2। 1 और 1 2 हो गया। और यहां पर हम देख रहे हैं कि y2 + y1 यानी कि y1 + y2 बटे 2। तो ये कंडीशन आपने देखी कि ये जो बिंदु के निर्देशांक है वो बिंदु कौन सा है? मध्य बिंदु। ये हमें मिल गए हमारे मध्य बिंदु के निर्देशांक। और ये मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के साथ ही हमारे इस विभाजक बिंदु के निर्देशांक का जो टॉपिक है वो खत्म होता है। और इस टॉपिक में हमने सीखा कि आंतरिक विभाजक बिंदु के निर्देशांक ये होते हैं, बाह्य विभाजक बिंदु के निर्देशांक ये होते हैं और मध्य बिंदु के निर्देशांक ये होते हैं। तो ये 3 सूत्र हैं आपके। सूत्र एक ही है लेकिन वो 3 प्रकार से आपके सामने है। बहुत इजी है, एक सूत्र याद रखना है, सारा याद हो जाएगा। और जब आपने खुद बनाया है तो याद होना तो बहुत आसान है। जब ये सारे सूत्र आपको याद हो गए तो आपकी प्रश्नावली 7.2 कंप्लीट होती है, क्योंकि 7.2 में सभी प्रश्न इन सूत्रों पर बेस्ड होंगे, जो कि एक ही सूत्र है विभाजक बिंदु के निर्देशांक, और कोई नहीं है। बस कंडीशन बन रही है अलग अलग तो वो तो बनती ही बनती है। तो 7.2 के लिए इन सूत्रों से किस किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं वो हम सीखने वाले हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, कि विभाजक बिंदु से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं और किस किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। ये सारा हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। और इसके बाद वाले वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 7.2 के सभी प्रश्नों का हल, ताकि कोई भी प्रश्न आपके लिए समस्या ना बन सके। तो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। बाय।